कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं संसद में कुछ लोगों के घुसने के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा। बात यह है कि आज़ादी से लेकर आज तक इस प्रकार ईडी, सीबीआई, आईटी का राजनीतिक दुरुपयोग या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है। चुनाव हो रहा है, विपक्षी दलों के ऊपर छापा डाल दो और खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं। वो कहाँ से आया? वो क्या चेक से दे रहे हैं? हाँ, अब एक और नई बात शुरू हो गई है। चुनाव चल रहा है और आप किसानों के और लाडली बहना के खाते में पैसे डाल रहे हैं। ये क्या पक्षपात नहीं? और ये योजना किसकी चुराई हुई? भाजपा ने हम लोगों से चुराई। कर्नाटक, हिमाचल में हमने कर दिया और कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी। आज कॉपी पेस्ट जो होता है शिवराज सिंह जी ने कर दिया। अब हम मांग करते हैं कि उन्होंने कहा था 3,000 देंगे, अब 3,000 दो। मुख्यमंत्री जी कब से दे रहे हो बताओ? वादे किए हैं तो निभाओ। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सकारात्मक बताया, तो श्री राम मंदिर के निमंत्रण के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और हमारे हृदय में बसे हैं। ईवीएम के विरोध में चुनाव बहिष्कार करने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम मतदाताओं के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। वहीं लक्ष्मण सिंह के एक बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। वो बैलेट पे नहीं आ जाए या वीवीपैट पे नहीं आ इतना जाए। बड़ा निर्णय है ये कि दिग्विजय सिंह बैठ के यहाँ आपके सामने नहीं ले सकता। आपका ओपिनियन सर? नहीं, मेरा ओपिनियन वही होगा जो पार्टी का ओपिनियन होगा। लेकिन एक बात है, तो इसका मतलब तो ये है कि डकैत को डकैत करने दो, बहिष्कार करो। हम डकैती डलने दें क्या? क्या पूरे चुनाव के इस देश के लोकतंत्र के मतदाताओं के अधिकारों पर डकैती डलती रहे और हम चुपचाप बैठे रहे और भाग जाए मैदान से? ये कौन सा विकल्प हुआ? बांग्लादेश में ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, सरकार बन गई। बात यह है, जमीन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो तो हम देख के डाल दें। ये कौन सा इसमें गैर वाजिब है? इसमें कौन से? और भाजपा इतनी परेशान क्यों है इससे? चुनाव आयोग इससे इतना परेशान क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब कांग्रेस के ही वोट डलना चाहिए, दूसरे के नहीं डलना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने ठोक दिए थे। जब संसद में आप आए थे तो बड़ा आपने एक नाटकीय ढंग से धोख दिए थे सदन के, मतलब पार्लियामेंट के पर सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले। और आज ये हाल है कि आपने पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित तीनों बिल बिना चर्चा के पास करा दिए। और हमारी मांग क्या थी? जो पार्लियामेंट के अंदर, जिसे नई पार्लियामेंट कहते थे कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ 2 लड़के अंदर घुसते हैं। कोई आतंकवादी तो मुझे नजर नहीं आए, वो बेरोजगार लोग थे, कोई नहीं सुन रहा था तो अंदर घुस गए। और कैसे घुसे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद से रिकमेंड करा के पास बनवाया और अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ गैस छोड़ दिया। ये तो गनीमत है कि ये कोई जहरीला गैस नहीं था। अगर जहरीला गैस, जैसे कि SARIN नाम का सारिन एक गैस होता है जो कि 5 मिनट में जितने भी उस कमरे में होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप को शहीद करके वहाँ पे ये गैस डाल देता, तो जितने भी सांसद वहाँ मौजूद थे उनका क्या होता?
ऐसे प्रकरण में हमारी मांग थी कि गृह मंत्री जी बयान दें। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अडवाणी जी थे, तो उन्होंने जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, तो उनके बयान संसद में हुए थे और पूरे संसद के सभी पार्टियों ने मिलकर उनका कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बार इतनी बड़ी घटना हो जाए और गृह मंत्री सदन चल रहा है, उसमें सदन में वो बयान नहीं देंगे, प्रेस से बाहर जाके बात कर लेंगे। ये संसदीय परंपराओं का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और इसकी मांग हम कर रहे थे, अभी बयान दे दो। हमारा कसूर ये, हमने उनसे बयान देने के लिए कहा, हमको सबको निलंबित कर दिया गया और वो बिल पास करा दिए, जिसका बड़ी मुश्किल से कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बस वाला ट्रक वाले को 10 साल की सजा, किसकी गलती किसका नहीं। तो ये सब बातें जो है लोकतंत्र से हमारा जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आम लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र से भी विश्वास उठता चला जाएगा अगर इस तरह का रवैया चुनाव आयोग का और सरकार का रहा। अयोध्या और जब लोकतंत्र से विश्वास उठता है तो फिर क्या होगा, क्रांति का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। राहुल जी की अगुवाई में 14 जनवरी से एक और यात्रा। क्या वो भगवान राम के अपने साथ तुलना कर रहे हैं क्या? विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की बन गई है। लोकसभा चुनाव की किस तरीके से अब कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं कांग्रेस के हित। बात यह है कि उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है, क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ उसके कई चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि धीरे 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 इस देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास जनता में बढ़ता जा रहा है और जो रवैया है माननीय चुनाव आयोग का, उससे ज़्यादा और शंका होने लगती है। और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश का एक सुझाव कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, अच्छा सुझाव था, क्योंकि किसी भी जनप्रिय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव उसका मूल आधार होता है। और यदि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चयन के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अगर ये सुझाव देते हैं तो मान लिया जाना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में खुद को रखा, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही कैबिनेट में रखा जाता है, उसकी सिफारिश पर रखा जाता है। अब दो व्यक्ति एक तरफ हो गए, एक व्यक्ति एक तरफ हो गया, तो निष्पक्षता कहाँ है? क्या माननीय चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हमने शेषन साहब का ज़माना भी देखा है, लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, अमित शाह जी कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहें, उनको चुनाव आयोग नोटिस नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस का या विपक्षी दलों का कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोल देगा तो उसको नोटिस तत्काल मिल जाएगा। अब ईवीएम के मामले में देश के सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने कि चुनाव करवाए हैं, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, मशहूर वकील,
ये लोग मिलकर लगभग 4,500 लोगों ने चुनाव आयोग से प्रश्न किए ईवीएम के बारे में, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि स्वाभाविक हैं। उदाहरण के लिए कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो कौन सॉफ्टवेयर तय करता है? एक, उस सॉफ्टवेयर को आप उजागर क्यों नहीं करते? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वीवीपैट मशीन में जो नाम और सिंबल लोड किया जाता है क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? इसके साथ बहुत सारे और भी सवाल थे कि आखिर ये चिप कहाँ से आती है, उसको कौन उसको लोड करता है, सॉफ्टवेयर कैसे उसमें बर्न किया जाता है। ये सारे प्रश्न टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट ने और रिटर्निंग ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं उन लोगों ने प्रश्न किए। माननीय चुनाव आयोग ने उनको उनकी पावती तक नहीं ली। 1.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और साथ में हमारे 18 इंडिया अलायंस पार्टनर्स ने इसी मुद्दे को लेकर माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। 6 महीने से हमें माननीय चुनाव आयोग मिलने के समय नहीं दे रहा है। क्या ये निष्पक्ष है? क्या ये निष्पक्षता इससे झलकती है? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसमें उनका क्या बिगड़ रहा है? अरे भाई, निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे कुछ प्रश्न हैं। आज पूरे विश्व में केवल 5 देशों में ईवीएम की मशीन का उपयोग हो रहा है, बाकी किसी देश में नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम मशीन का उपयोग जरूर होता है, लेकिन वहाँ सॉफ्टवेयर उजागर होता है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप देख लीजिए। और एक बात और बात आती है कि सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन पे जब डल जाता है तो वो मशीन ऑपरेट करने वाले का संदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर क्या कहेगा वो मानेगा। अगर हम पूछते हैं 2 से 2 क्या हुए 4 होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कहेगा नहीं 2 धन 2 5 होंगे, तो वो 5 ही लिखेगा, 4 नहीं लिखेगा। अब हम उस पर कैसे भरोसा करें कि जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट देता हूँ मेरा अधिकार है, और गुप्त मतदान का मेरा अधिकार है। मैंने बटन दबाया और 7 सेकंड के लिए हमें दिखता है, उसके बाद उस क्या छपता है यह हमें नहीं मालूम। अभी आपने देखा होगा कई वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल मेहता एक IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके पिता केंद्र में मंत्री भी थे, चमन भाई मेहता। उन्होंने करके दिखाया है कि हम दबाते हैं एक